हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट फ्रॉम द चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। अगर होपफुली आपने प्रीवियस वाला सेशन अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, कल जहां जहां दिक्कत हो रही थी अगर उनको रिकॉल कर लिया है अपने हैंड नोट्स के साथ, तो होपफुली इस वाले सेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हम लोगों ने उन्हीं क्वेश्चंस को फिर से यहाँ पर रिपीट नहीं किया है। यहाँ हमने बात की है मेजरली प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की। लास्ट वाले सेशन में हमने कुछ प्रीवियस का पार्ट रखा था और बेसिकली जो था वो था आपका मॉड्यूल सेट। अब इस सेशन में मैंने पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके सामने लिए हैं, 1 to 1 चेक करोगे। फिर से मैं कह रही हूँ, सारे नोट्स हैंड नोट्स लेके बैठ जाओ, फ्लो चार्ट साथ के साथ बनने चाहिए। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है, सबसे पहले लैंग्वेज को चेक करना है। तो चलो स्टार्ट करें अपन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखो, द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग अ फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज। पहली चीज तो यहाँ गलत नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। करेक्ट कब पिक कर पाओगे? जब तुम्हें यहां पर पता होगा। अब सुनो, क्या पूछा है इन्होंने? फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या हमने 2 एडजॉर्प्शंस की बात की थी? एक थे जनाब फ्रेंडलिक और उन्हीं के बड़े भाई लैंगमिर। 2 एडजॉर्प्शंस हमने पढ़े थे। लैंगमिर को हमने ज्यादा डिस्कशन में नहीं लिया था क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं, लेकिन फिर भी हमने उसका एक जो फॉर्मूला शीट थी वो चेक की थी और ग्राफ देख लिया था। क्यों देखा था? क्योंकि हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंडलिक का जो ड्रॉबैक था वही लैंगमिर ने कवर किया था। अब आओ, अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का फॉर्मूला पूछा गया है। अब एक चीज बताइए, क्या वहां पर अपन ने x/m को रिप्रेजेंट किया था? अगर याद है तो पूरा रिलेशन बता दोगे। मैं 1 to 1 प्रॉपर्टी बोल रही हूं, क्या आपने वहां पर x/m की बात की थी? बिल्कुल की थी। तो चलो ठीक है, पहली पॉइंट क्लियर, दैट इज x/m। अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी की बात करूं तो आपको याद आना चाहिए कि हम कह रहे थे x/m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू p। ये भी हमने एक रिलेशन देखा था, लेकिन आपके सामने यहां रिलेशन किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है? करेक्ट सेंस में। तो कैसे चेक करोगे? पहले देखो, ये ऑप्शन तो सामने से ही कट कर दो क्योंकि सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा है, कोई भी आपसे डिविजिबल नहीं पूछा है, ना ही कोई न्यूमेरिक एस्पेक्ट में पूछा है, तो ये ऑप्शन तो कट। अब दूसरी चीज, अगर ये रिलेशन याद है जो मैंने अभी लिखा है x/m इज प्रोपोर्शनल टू p/t, इस रिलेशनशिप को अगर थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो ऑप्शन में सीधा आंसर आपको दिख रहा है। तो देखो कैसे रिलेट करोगे। x/m इज इक्वल्स टू kp 1/n। कैसे आ रहा था ये kp 1/n? क्या हमने ये पढ़ा था that 1 is less than, सॉरी, रिलेट करते हैं इसको। ये देखिए, आओ, क्या हमने इस रिलेशन को ऐसे ही लिखा? x/m इज इक्वल्स टू kp 1/n, जहां पर हमें पता है 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/n और 1/n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ओवरऑल रिलेशन याद रखना है कि 1 और 0 पे डिपेंडेंट है पूरी प्रॉपर्टी किसकी? n की। देखो, क्वेश्चन यहाँ ये भी बन सकता है, आगे चल के आएगा, बिल्कुल पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में कि ये जो 1/n का रेशियो है ये किन वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। तो याद रखना, 1 और 0 अगर है ऑप्शन में तो टिक कराना, उसके अलावा जितने भी ऑप्शंस हैं कट कर देना। ठीक है, आओ, तो सीधा सीधा क्या पूछा था? द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग अ फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज। अब हमें पता है, यहाँ हमने सबसे पहले x/m की वैल्यू निकाली, x/m से फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले से सीधा सीधा रिप्रेजेंट कर दिया। सो द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज x/m इज इक्वल्स टू kp 1/n। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। आओ, सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसोसिएटेड विद एडजॉर्प्शन। अब मुझे एक बात बताओ, फिर से वही चीज पूछूंगी। एडजॉर्प्शन कौन है? बड़े भैया। बड़े भैया का काम क्या है? छोटे भाई को बचाना। तो बड़े भाई कहाँ रहते हैं? सरफेस लेयर पे, यानी कि बाउंड्री पर। ठीक है, अब पूछा क्या गया है? ऑप्शन चेक करो। एडजॉर्प्शन का तो आपने अपन क्लियर किया कि एडजॉर्प्शन तो बेसिकली सरफेस फेनोमेनन है, लेकिन यहाँ ऑप्शन को देखते हुए ये सरफेस फेनोमेनन नहीं पूछ रहे हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं गिब्स के रिलेशन में। तो गिब्स जी ने क्या कहा था? गिब्स जी हमेशा एंट्रोपी को साथ लेके चलते हैं, साथ साथ एंथैल्पी को। तो फॉर्मूला लिख दो सबसे पहले। तो क्या था फॉर्मूला? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। था या नहीं? अगर याद है तो था, और अगर याद नहीं है तो नहीं था। तो बस ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या याद है। अब आओ 1 to 1 ऑप्शन चेक करते हैं, मैंने लिख भी दिया। इस रिलेशनशिप को चेक करते जाओ। डेल्टा जी एंड डेल्टा एच आर नेगेटिव बट डेल्टा एस इज पॉजिटिव। फर्स्ट क्या है? G इज गिब्स, H इज एंथैल्पी एंड S इज एंट्रोपी।
नेक्स्ट इज डेल्टा जी एंड डेल्टा एस आर नेगेटिव बट डेल्टा एच इज पॉजिटिव। थर्ड वन इज डेल्टा जी इज नेगेटिव बट डेल्टा एच एंड एस आर पॉजिटिव। तुम इन सारी चीज़ों को जाने दो एक साइड में, अपना रिलेशन उठाओ, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ से देखो पॉजिटिव टर्म कौन कौन सी है और नेगेटिव टर्म कौन कौन सी है, आओ फटाफट से। तो देखो जैसे जैसे एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स सरफेस के साथ स्टिक होते जाएंगे, क्योंकि सॉलिड एड्सॉर्बेंट की बात की गई है और बार बार कहा कि एड्सॉर्प्शन बोल रहा है सामने वाला बंदा, क्लियर, तो सरफेस फेनोमेनन तो है ही, तो सॉलिड की सरफेस पे आके बैठ गए ये लोग। क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि सबसे पहले एंट्रोपी डिक्रीज होना शुरू होगी। एंट्रोपी बोले तो डेल्टा एस आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और अब इस रिलेशनशिप में सिर्फ इस नेगेटिव को पुट कर दो, तो ये लो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो क्या होगा? नेगेटिव की वैल्यू रखो, यहां से देखो एड्सॉर्प्शन की वैल्यू आएगी डेल्टा जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव आई। और ये कब पॉसिबल है? जब आपका डेल्टा एच भी नेगेटिव होना चाहिए। तो अब फटाफट से ऑप्शन में चेक कर लें क्या क्या कहा जा रहा था। तो देखो ऊपर वाले ऑप्शन अपन ने पढ़े पॉजिटिव नेगेटिव। हमें यहाँ क्लियर दिख गया कि हमारा एच नेगेटिव तो जी नेगेटिव, और हमने अभी निकाला कि हमारा डेल्टा एस कैसा है? नेगेटिव। दैट मीन्स ऑल द थ्री प्रॉपर्टीज आर नेगेटिव इन द केस ऑफ एड्सॉर्प्शन व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर द सॉलिड एड्सॉर्प्शन फेनोमेनन। क्लियर है? चलो अब पहले ये जो चीज़ मैंने एक फ्लो वे में लिखी है, यहाँ इस फ्लो चार्ट को अपनी कॉपी में बना लो और इस क्वेश्चन को यहीं की यहीं ख़त्म कर दो। ख़त्म कर दो मतलब सॉल्व कर लो। आओ आगे बात समझ में। रिलेशनशिप लिखोगे सबसे पहले, रिलेशन को लिख के चेक करोगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। प्रॉपर्टीज़ में चेक करोगे कौन नेगेटिव टर्म में है कौन पॉजिटिव टर्म में है, फिर ऑप्शन चेक कर लो। हमें पता चल गया नेगेटिव है तीनों, ऑप्शन नंबर डी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म द वैल्यू ऑफ 1/n इज। देखो अभी थोड़ी देर पहले आया था फ्रेंडलिक का ही, क्या रिलेशनशिप था? अब तुम बताओगे x/m इक्वल्स टू kp 1/n, यही था। अब देखो 1/n पे क्वेश्चन पूछा गया है, इस रिलेशनशिप को साइड में रख दिया। अब पूछा गया है कि जो फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म था उसमें जो वैल्यू होती है 1/n की वो क्या होती है। तो अभी अपन ने इसको रिलेट किया दैट 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/n एंड दिस 1/n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मतलब क्या हुआ? बिटवीन 0 एंड 1 ही होगा सारे की सारे केसेस में। अब ऑप्शन देखो 2 एंड 4, 1 इन अ केस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन 1 इन अ केस ऑफ केमिसॉर्प्शन, नहीं हमें दोनों साथ में लेके चलने हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट बिटवीन 0 एंड 1 इन ऑल द केसेस। अब ये चीज़ याद कैसे रहेगी? अगर रिलेशनशिप याद है तो लिख डालो इसको साइड में जो मैंने लिखा है अभी, x/m इज इक्वल्स टू kp 1/n। करे? चलो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ तुमसे। कल तुम लोगों को बताया था मैंने केमिसॉर्प्शन, फिजियोप्शन के बड़े भैया केमिसॉर्प्शन क्या कहते थे? मैं ज़्यादा स्टेबल हूँ। दोनों में लड़ाई किस बात पे होती थी? कि फिजियोप्शन कहता था नहीं मैं छोटा हूँ स्ट्रांग हूँ, लेकिन छोटा है तो क्या करता है वो? हमेशा छोटी छोटी लड़ाइयाँ जल्दी से रूठ जाना, और रूठ जाना तो बॉन्ड का टूट जाना, बस। फिर उसकी हेल्प कौन करता है? केमिसॉर्प्शन। वो क्या कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें केमिकल बॉन्ड्स की हेल्प से स्ट्रांग बॉन्ड्स बनाने में मदद कर दूंगा। तो रिलेट कर लिया, याद कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। इफ x इज द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट एंड m इज द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट। लिख लो, जो क्वेश्चन में चीजें गिवन है उनको साइड में लिखो पहले। x क्या है? एड्सॉर्बेट। चलो और m क्या है? एड्सॉर्बेंट। कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज नॉट रिलेटेड टू एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। तो जनाब यहाँ पर आपको गलत आंसर पिक करना है। अब गलत कब करोगे? तभी तो करोगे जब सही पता होगी। हम तो सही पता होते हुए भी मैम गलत कराते हैं। तो बस देखो ये इसमें तो धुरंधर हो तुम, तो बस यहाँ पे वो धुरंधर नहीं रहना है, क्वेश्चन को समझो। आओ ऑप्शन से निकालेंगे। देखो ये फ्रेंडलिक का ही है,
ये वाला क्वेश्चन भी फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म से ही है, क्योंकि आपको x और m ही तो दिया हुआ है और आपसे सिर्फ ये पूछा है x और m के आधार पर एक गलत ऑप्शन चूज कर लो। तो फिर से वही लिखो रिलेशनशिप। अब देखो फंक्शन के रिस्पेक्ट में दिया है कि x by m इज इक्वल्स टू द फंक्शन ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, x by m इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, p इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट x by m एंड द लास्ट इज x by m इज इक्वल्स टू p इंटू टी। तो एक चीज़ बताओ मुझे, ये हमने अभी पढ़ा कि x by m के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो फंक्शन ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर बिल्कुल सही है। लाइकवाइज इन द सेम वे फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर ये भी सही है, क्योंकि दोनों वाइस वर्सा है। अब अगर यहाँ रिलेट कर रहे हो P को T के रिस्पेक्ट में तो ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि हमने फॉर्मूला अभी लिख डाला था। इस फॉर्मूले से 1 to 1 चेक कर लो। तो 3 ऑप्शन तो अपन ने करेक्ट निकाल ही लिए, एक बचा है, क्या पता ये भी सही हो, क्योंकि आपका फेवरेट ऑप्शन तो अभी तक आया ही नहीं, नन ऑफ दीज, तो यहाँ आएगा भी नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दिया है लास्ट रिलेशन, x by m इज इक्वल्स टू p इंटू टी। ये पढ़ा था अपन ने या p by t पढ़ा था? ये पढ़ा था, और पूछा क्या है, गलत बता दो, तो ये लीजिए गलत बता दिया आपने। सो द करेक्ट आंसर फ्रॉम द इनकरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वेश्चन इज x by m इज इक्वल्स टू p इंटू टी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। कर देंगे करेक्ट होपफुली। तो बात समझ में आ गई। अपन ने क्या चेक किया, अभी हमने देखा कि x by m इज इक्वल्स टू k इंटू टी, यही था, ये लो, तो लिख दिया अपन ने k इंटू टी। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाई इनकरेक्ट रिलेशनशिप बताना है, और अभी पूरा की पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि जिस रिलेशन में यहाँ पर दिखाया क्या गया है आपको ये p इंटू टी, जबकि हमने ये तो पढ़ा था p by t के रिस्पेक्ट में। तो इनकरेक्ट ऑप्शन बिल्कुल समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स x by t इज नॉट इक्वल्स टू p इंटू टी। और यहाँ क्या है, आगे बात समझ में। और क्योंकि एडजप्शन के केस में पूछा गया है तो हम इस फेनोमेनन को अच्छे से पढ़ चुके हैं, दैट इज x by m इज प्रोपोर्शनल विद रिस्पेक्ट टू p by t। कर लोगे पिक आराम से। याद रखना है सबसे बड़ी चीज़ जो है वो रिलेशनशिप को, बार बार कह रही हूँ, kt के रिस्पेक्ट में बात होगी, kt ना कि pt। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लैंगमैन एडजप्शन आइसोथर्म इज डिड्यूस्ड यूजिंग द अजम्पशन। अब देखो फ्रेंडली कवर कर लिया, अब पूछ लिया लैंगमेर के ऊपर। अब इन जनाब की बात करते हैं। तो ये कह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन सुनिए, द लैंगमैन एडजप्शन आइसोथर्म इज रिड्यूस्ड यूजिंग द अजम्पशन। अब ये थियोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कब बता पाओगे? अगर लैंगमेर का आपको पूरा की पूरा फॉर्मूला शीट याद है। ऑप्शन चेक कर लें। द एडजॉर्प्शन साइट्स आर इक्विवेलेंट इन देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द पार्टिकल्स। द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन वेरीज विद कवरेज। The adsorbed molecules interact with each other and the adsorption take place in multi-layers। तो एक बात बताओ, जब मैंने लैंगमेर की बात की थी तो क्या हमने ये नहीं कहा था कि यहाँ पर एडजॉर्प्शन साइट इक्विवेलेंट होती हैं? पहली चीज़ तो साथ साथ इनकी एबिलिटी होती है पार्टिकल की बाइंड करने की। मैं यहाँ की पॉइंट्स में लिखती हूँ, लिख लीजिए इनको साथ में अगर भूल गए हैं तो, कि एडजॉर्प्शन साइट जो होती है वो क्या होगी? इक्विवेलेंट। हम लैंगमेर के केस में बात कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ इसके अलावा दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल की एबिलिटी होती है बाइंड करने की, और वो इंडिपेंडेंट होता है अपने नियर बाय साइट्स के। तो लिख सकते हैं बाइंडिंग एबिलिटी इंडिपेंडेंट टू देयर नियर बाय साइट्स। ये लीजिए, लिख लिया। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे, फटाफट से अब जो चीज़ मैंने आपको बताई और आपने लिख ली है उसको सिर्फ ऑप्शन में पिक कर लो, क्योंकि यहाँ उन्होंने कहीं भी नहीं कहा है कि आप गलत ऑप्शन पिक कीजिए। तो इससे रिलेट करता हुआ जो ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है फटाफट से देखो। फर्स्ट ऑप्शन, द एडजॉर्प्शन साइट्स आर इक्विवेलेंट इन देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कब करेंगे? जब उसके सरफेस पे आके वो बाइंड होंगे, ठीक है। ये लीजिए ऑप्शन नंबर ए पहले मिल गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए, विच इज नॉट करेक्ट, फिर से गलत करना है। विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सरफेस ऑफ अ सॉलिड। गलत आंसर नहीं करना है, गलत ऑप्शन पिक करना है। आओ, किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है आपसे?
एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सरफेस ऑफ अ सॉलिड, क्या फर्क पड़ेगा? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव, ये तो हमने अभी गिब्स के रिलेशन से निकाला, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। कोएंजाइम्स इंक्रीजेस द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ये भी बात ठीक है, कोएंजाइम इंक्रीज करती है कैटालिटिक एक्टिविटी को। इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एड्सॉर्प्शन की बात की गई है, तो देखो ऑप्शन पिक करो। ऑप्शन के अंदर पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे कंटिन्यूअसली एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा, तो हमने ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि एड्सॉर्प्शन की एबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस पे कंसंट्रेट करने की, या फिर आप बात करें तो होल्ड करने की, ठीक है। अब वो लिक्विड्स हो, गैसेस हो, कुछ भी हो, या फिर आप डिजॉल्व सब्सटेंसेस की भी बात कर सकते हैं जो सिर्फ सरफेस लेयर पे ही एड्सॉर्ब होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पूछा गया है सॉलिड के केस में, तो हमें सॉलिड से रिलेट करना है। तो देखो सॉलिड क्या करते हैं, एड्सॉर्ब करते हैं ग्रेटर अमाउंट्स को लोअर टेम्परेचर पर, जबकि वहाँ क्या कहा गया है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। तो सामने दिख गया अपन को ऑप्शन कि बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं ये तो, जबकि सॉलिड्स के केस में क्या है, एड्सॉर्प्शन वहीं ग्रेटर होता है, कहाँ पर, लोअर टेम्परेचर रेंजेस पे। तो ये लीजिए, फिर से आपने गलत ऑप्शन पिक कर लिया क्योंकि आपको सही आंसर पता था। ऑप्शन नंबर ए। चले आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन फिर से आपसे वही पूछा गया है भाई, नॉट करेक्ट। क्या पूछ रहे हैं ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ढूंढो, देखो तुमको कितनी सच्चाइयां आप पता है, देखते हैं इन ऑप्शन में से कितने सही तुम पिक कर पाते हो। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। एंजाइम कैटलाइजेज मेनली बायोकेमिकल रिएक्शंस। पढ़ना इसको दोबारा से, वहां नॉट करेक्ट पूछा है। कोएंजाइम्स इंक्रीजेज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ कोएंजाइम। ऑफ कोएंजाइम, कोएंजाइम ही कोएंजाइम की एक्टिविटी नहीं, एंजाइम। कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन, कैटलिस्ट इनहेंस करता है। अब आओ, तो अगर यहां पर हम देखें तो आप एक चीज जानते हैं कि कैटलिस्ट कभी भी वैल्यू को चेंज नहीं करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की को। याद आ रही है बात, जब मैंने आपसे कहा था अगर इक्विलिब्रियम के फेस पे बात की जाए और नहीं भी की जाती है तो कैटलिस्ट की बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है कि कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। साथ साथ ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को इक्वली इफेक्ट करेगा, लेकिन कहीं भी उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं लाएगा। तो अगर ये पॉइंट याद है तो ऑप्शन में चेक करते हैं। हमने यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है, देखो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज, और अभी मैंने आपको क्या एक्सप्लेनेशन दिया, नहीं करेगा चेंज। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को इफेक्ट करेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में कहीं भी चेंज नहीं आएगा। तो अगर यहाँ नॉट चेंज होता तो ये ऑप्शन सही था, यहाँ क्या लिखा है, चेंज। तो अब पूछा ही जनाब ने गलत है, तो ये लीजिए टिक मारिए इसको, ठीक है। चलो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अगेन इनकरेक्ट अबाउट एंजाइम कैटालिसिस। मतलब प्रीवियस ईयर में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने इनकरेक्ट ही पूछे हैं। देखो बैठ के, अब आपको यहाँ भी इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है एंजाइम कैटालिसिस के बेसिस पे। मैं यहाँ बनाती हूँ एंजाइम कैटालिसिस का ग्राफ बनाते तुमको सारी पिक्चर हो जाएगी क्लियर, और अगर क्लियर हो जाएगी तो ऑप्शन चूज कर लोगे। मैं जब तक ग्राफ बनाती हूँ इतने में ऑप्शन पढ़ो और याद करो। ये देखो, यहाँ से अपन रिएक्टेंट प्रोसीड कर रहे थे, जैसे ही रिएक्टेंट की मैक्सिमम स्टेज यहाँ थी, हमने यहाँ किसको यूज किया, EA। क्या था ये, एक्टिवेशन एनर्जी। इस एक्टिवेशन एनर्जी ने क्या किया, इन रिएक्टेंट्स को थोड़ी सी और हिम्मत प्रोवाइड की और इनसे कहा कि यार एटलीस्ट रिएक्शन को कंप्लीट तो कर दो। तो ये लो, जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होती है यहाँ आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी चीज़, ये जो EA था यहाँ पर आपने यूज़ किया साथ साथ कैटलिस्ट। अब वो जो कैटलिस्ट था उसने क्या किया, इस रेट को बस इन्हेंस किया। तो पिक करना है अब आपको इस होल ओवर ग्राफ के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को। तो पढ़ते हैं पहला ऑप्शन,
एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीनेशियस इन नेचर, ये बात तो करेक्ट है, हमें ढूंढना है इनकरेक्ट। एंजाइम एक्शन इज स्पेसिफिक, एंजाइम्स आर डीनेचर्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेज एंड एट हाई टेम्परेचर, एंड एंजाइम्स आर लीस्ट रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर वाली बात जो है लीस्ट रिएक्टिव नहीं होती, हाईली रिएक्टिव होती हैं, और यहाँ क्या कहा गया है, लीस्ट रिएक्टिव। तो आ जाओ ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एंजाइम एक्टिविटी राइजेज रैपिडली विद टेम्परेचर एंड बिकम्स मैक्सिमम एट डेफिनेट टेम्परेचर, और उसी डेफिनेट टेम्परेचर को जो आप बात कर रहे हैं मैक्सिमम स्टेट पे, उसी को कहा जाता है बेटा ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, क्या दिया है, लीस्ट। अभी मैंने क्या एक्सप्लेन किया, हाईली रिएक्टिव हैं। कहाँ से खुल गया ये, एक तो आपका बोर्ड भी मजाक करता है ना। चलो पिक कर लेंगे, बना लो इस ग्राफ को फटाफट से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलते हैं, चलो आओ। क्वेश्चन नंबर 9, द एंजाइम विच हाइड्रोलाइसिस ट्राइग्लिसराइड्स टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब मज़ा तब आएगा जब तुम इनके स्ट्रक्चर बना लोगे। स्ट्रक्चर बना लिया तो बिल्कुल बता दोगे कि क्या बनेगा। क्या कहा गया है, हाइड्रोलाइज किस किस का है, ट्राइग्लिसराइड से फैटी एसिड और फिर ग्लिसरॉल। चलो बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा इधर साइड में, और अपन बनाएंगे स्ट्रक्चर। कैसे हुई है रिएक्शन देखते हैं हाइड्रोलिसिस की। तो देखो CH2OCOR, अगेन CHOCOR, CH2OCOR। क्या करोगे हाइड्रोलिसिस के लिए, किसको यूज़ करोगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है, वाटर, HOH, वाटर मॉलिक्यूल से करा दो रिएक्शन, करवा दो। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, दूसरा कलर लेते हैं, रुको, लिख डाला, ये स्ट्रक्चर बना लिया। आओ अब देखो क्या बन जाएगा, CH2OH, फिर ये H इसके साथ बाइंड करेगा CHOH, और थर्ड चेन में अगेन CH2OH। बाहर क्या निकला, RCOOH। अगर होल ओवर रिएक्शन लिख लें, यहां से समझ में आ गई ये चीज, ये रिमूवल, अगेन रिमूवल OH के साथ, और यहां भी रिमूवल OH के साथ। तो होल ओवर लिख दें इसको कंबाइंड फॉर्म में एक। तो ये देखो CH2OCR, तो देखो ये बन गया हमारा CH2, कितने मॉलिक्यूल्स लिए मैंने वाटर के, थ्राइस। होल ओवर लिख देते हैं, किस तरीके का हाइड्रोलिसिस है ये, लाइपेज हाइड्रोलिसिस। ये लीजिए, लो यार बन गया CH2OH, CHOH और CS2OH। लास्ट में क्या बनाना था हमें, ग्लिसरॉल बन गया, ये देखिए। और रिमूवल क्या इसका हुआ है, फैटी एसिड का, दैट इज RCOOH, दैट इज फैटी एसिड। ये लीजिए, आ जाओ ऑप्शन में चेक कर ले, दैट इज लाइपेज। कौन सी एंजाइम पूछी गई थी आपसे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपसे एंजाइम का नाम पूछा गया था। अपन ने पूरा हाइड्रोलिसिस चेक कर लिया, लाइपेज हाइड्रोलिसिस था, दैट मीन्स एंजाइम जो यूज हुई है दिस इज लाइपेज। आओ चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार बनाना है तो इसको पूरे स्ट्रक्चर को बना लो, ये लो, और चेक कर लो कि हाइड्रोलिसिस कैसे कराया गया है। ये देखो, इसी फॉर्म को मैंने पूरा ओपन करके दिखाया आपको। डन, बन गया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू द एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस द स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस बिकॉज, बिल्कुल लैंग्वेज बेस्ड है, एड्सॉर्प्शन के ऊपर पूछा गया है, कैटालिसिस की थ्योरी के हिसाब से तो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होती है, क्या उसका रीजन है। द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल at the active centers of the catalyst becomes high due to adsorption. In the process of adsorption, the activation energy of the molecules become large. क्या हमने कहीं भी activation energy को large form की बात की थी? नहीं. Adsorption produces heat, which increases the speed of the reaction, and the adsorption lowers the activation energy. तो देखो मुझे एक चीज़ बताओ, हमने क्या यहाँ पर सरफेस एनर्जी फेनोमेनन को सुना था? क्योंकि हम कह रहे थे कि एड्सॉर्प्शन का जो कॉज है वो सरफेस एनर्जी के साथ साथ डिक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर किसका अपीयरेंस आपको दिखने लग जाता है? इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वहीं से आपको पता चला क्योंकि एड्सॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। हीट रिलीज की बात होगी तो समझ में आ जाएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करेगा। बनाओ एक छोटा सा फ्लो चार्ट। आओ, एड्सॉर्प्शन क्या कर रहा है? सरफेस एनर्जी को डिक्रीज, ये लीजिए। फिर क्या कहा उसने? क्या किया? सरफेस एनर्जी डिक्रीज हुई तो क्या फर्क पड़ा? हीट रिलीज हुई। इससे आपको पता चला कि प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक है। और जब एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक होने से एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी, और एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी तो ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? लो। दैट इज ROR। ठीक है, बना लो इसको फटाफट से। ऑप्शन में देखें। चलो नेक्स्ट, मेजरिंग जीटा पोटेंशियल is useful in determining which property of colloidal solution। मुझे एक बात बताओ, कल जब मैंने तुम्हें जीटा पोटेंशियल की टर्म बताई थी तो हमने बार बार वहाँ पर एक ही चीज़ कही थी कि जीटा पोटेंशियल हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें स्टेबिलिटी चाहिए कोलॉइडल पार्टिकल्स की। किसकी चाहिए? कोलॉइडल पार्टिकल्स की। तो पिक कर लो ऑप्शन में से, क्या स्टेबिलिटी दिया हुआ है क्या? पहले ये चेक करो, अगर दिया हुआ है तो आंसर है, नहीं दिया हुआ है तो अपन आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। और उन्होंने पूछा है मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी? विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी और साइज। तो हमारे पास ये रहा। चलें कर लेंगे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन डिपेंड? अब आपको यहाँ पर जो आयंस की कोएगुलेटिंग पावर है उसका फैक्टर बताना। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द आयन अलोन, साइज ऑफ द आयन अलोन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन, और द साइन ऑफ द चार्ज। एक चीज़ बताओ, जब जब मैंने आपसे कोएगुलेटिंग पावर की बात की है तो हमने एक रूल पढ़ा था। कौन सा रूल था? हार्डी सांधू के बड़े भैया हार्डी शल्स भाई साहब ने आके हमें कहा कि जब जब कोएगुलेटिंग पावर की बात हो तो जो है कोएगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेटिंग आयन। ये फॉर्मूला याद रखना है, बस इतना छोटा सा कि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयन के। किसने बताया? शल्स, हार्डी शल्स ने। तो ये लो, तो डिपेंड किस पे करेगी? दोनों पे करेगी। पहली चीज तो है मैग्नीट्यूड और दूसरा है चार्ज। आओ ऑप्शन में देख लें है या नहीं। देखो मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल पूछा, साइज अकेले पूछा, दोनों चीज एक साथ। ये लीजिए। चले नेक्स्ट, थर्ड, फॉग इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बार डिस्कस हो गया। फॉग, सर्दियों में बहुत मज़ा आता है ना तुम्हें बोलने में। क्या चल रहा है भाई? फॉग चल रहा है। चलो बताओ फटाफट से इसका डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम, ये दो चीज़ बता दो। अब बताओ सर्दियों में क्या चल रहा है? अगर ये बता दिया तो तुम्हारा फॉग चल रहा है, नहीं तो कुछ नहीं चल रहा। सॉलिड इन गैस, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस या गैस इन लिक्विड। एक डीपी है, एक डीएम है। चलो मैं ये भी बता देती हूँ, एक गैस है एक लिक्विड। अब फटाफट से ये बता दो ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। अगर गलती की तो फिर पिटाई पक्की।
डिस्पर्जन फेज क्या होगा, लिक्विड, और DM क्या होगा, गैस। कितनों ने सही किया है? चलो, जिन्होंने ये सही किया है वो आराम से पूरी सर्दी बोलना क्या चल रहा है, फॉग। कर लेंगे। DP और DM चेक करना है। DP है लिक्विड और DM क्या है, गैस। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, क्या पढ़ा था हमने, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हमने जब प्रोटेक्टिंग पावर की बात की है तो क्या हमने ये कहा था कि जो लायोफिलिक वाले हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर सोल्स की तरह एक्ट करते हैं और इसीलिए इनको प्रोटेक्टिंग कवर या प्रोटेक्टिंग शीट्स या प्रोटेक्टिंग पावर के नाम से जाना जाता है, कहा था। अब बस आपको ये बताना है कि इस प्रोटेक्टिंग पावर को आपने किस से एक्सप्रेस किया है। तो देखो, क्या हमने एक नंबर पढ़ा था, गोल्ड नंबर, पूरा इसका फॉर्मूलेशन थी। इस गोल्ड नंबर को हमने गोल्ड नंबर नाम क्यों दिया था, क्योंकि आप यहाँ पर सोल जनरेट करते थे, कुछ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन लेते थे और वहाँ से अपन ने 3 फॉर्म्स पढ़ी थी। मैंने आपको 3 बॉटल दिखाई थी, एक ऑरेंज कलर की, एक रेड कलर की और एक छोटे छोटे प्योर गोल्डन कलर की। और मैंने आपसे पूछा बताओ तीनों में से कौन सा गोल्ड है, तो आप लोगों में से ज़्यादातर ने ये बोला मैम ये जो गोल्डन कलर की बॉटल है इसमें गोल्ड है, बाकी ये 2 गोल्ड मे बी और मे बी नॉट। फिर आपको मैंने वहाँ समझाया था कि बेटा इनकी जो प्रॉपर्टी है, जब हम इनको 10% NaCl सोल्यूशन के साथ सोल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम इनको सेमी सॉलिड तो नहीं कहा जाएगा, सेमी लिक्विड और प्योर लिक्विड फॉर्म में जब देखते हैं तो इनकी वेवलेंथ के बेसिस से इनका कलर चेंज होता है, जितना ज़्यादा डार्क कलर उतना छोटा साइज। तो देखो बात समझ में आ गई, क्या होगा, गोल्ड नंबर। तो ये देखो यहाँ हमारा सोल्यूशन आंसर ऑप्शन नंबर इज गोल्ड नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोजीशन ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर पार्ट इन माइसेल। पूरा सोप का क्लिनजिंग एक्शन याद आ जाना चाहिए माइसेल सुनते ही। वही हमने ग्रीस वाला एक एग्जाम्पल लिया था, सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स को पानी के अंदर डाला था। जैसे ही सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स उस पानी के अंदर गए, उन्होंने क्या किया, सरफेस फेनोमेनन से स्टार्टिंग की, एड्जॉर्ब होना शुरू हुए सरफेस लेयर पे और उन्होंने ग्रीस के मॉलिक्यूल्स को एक बल्क मॉलिक्यूल की तरह उठाना शुरू किया। फिर छोटे छोटे कोलॉइड्स फॉर्म में चेंज हुए, देन आफ्टर चेंज टू माइसेल। 5 स्टेप प्रोसेस था, बिल्कुल था, 4 to 5 स्टेप प्रोसेस। तो अब पूछा है कि आपको उस माइसेल में नॉन पोलर और पोलर पार्ट की पोजीशन बतानी है, यानी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट, जो कि हमने पढ़ा था हेड और टेल मेथड से। तो चलो ऑप्शन चेक करते हैं। पोलर एट आउटर सरफेस बट नॉन पोलर एट इनर सरफेस, इसका जस्ट वाइस वर्सा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस एंड आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ओनली। तो एक चीज़ बताओ, क्या हमने माइसेल्स को क्लस्टर्स या फिर एग्रीगेट फॉर्म का है? बिल्कुल कहा है, क्योंकि एक बल्क मॉलिक्यूल की बात हो रही थी। दूसरी चीज़, जब कभी भी आप एसोसिएशन की बात करते हैं कोलॉइड्स के अंदर, तो हमने माइसेल फॉर्मेशन पढ़ा। इसके साथ साथ आप अगर लायोफिलिक ग्रुप और लायोफिलिक और फोबिक, सॉरी मैंने 2 बार फिलिक बोला, लायोफिलिक और फोबिक लिख लेते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक, इन दोनों ग्रुप्स की हमने यहां बात की है। तो आपने देखा होगा कि जब कभी भी मैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, क्या कह रही हूं, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइट की बात करूंगी, तो आपने कहा था उसे लायोफिलिक पोर्शन, लायोफोबिक पोर्शन। तो देखिए, ये लीजिए, लिख लीजिए, जब कभी भी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट की बात हुई तो क्या था वो, लायोफोबिक पोर्शन, जिसका क्या काम था, जो हमेशा सॉल्वेंट को वाटर से रिसीड करता रहता था। और आयनाइजेबल जो लायोफिलिक ग्रुप था, ये वाला बचा हुआ, ये जो लायोफिलिक ग्रुप था वो क्या करता है, वाटर के अंदर जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इससे याद रखोगे LHC, ये लो लिख डालो, LHCO, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, और O आ रहा है तो फोबिक। ऑप्शन में चेक करते हैं, दैट मीन्स पोलर एट आउटर सरफेस बट नॉन पोलर एट इनर सरफेस। चलो नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलॉइड? बताओ कौन सा मेथड है जो सबसे ज़्यादा कोलॉइड को डिस्ट्रॉय करने के काम आता है? डायलिसिस, कंडेंसेशन, फिल्ट्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट। तो एक बात बताओ, कौन सी इलेक्ट्रोलाइट थी? वही हमारी KCl। उसको ऐड करते हैं जब कभी भी आप कोलाइडल पार्टिकल्स में, तो वो क्या होते हैं? एग्रीगेट होना शुरू होते हैं, यानी कि प्रेसिपिटेट होना शुरू होते हैं। साथ साथ अब जब आप इलेक्ट्रोलाइट्स को न्यूट्रलाइज करते हो कोलॉइडल चार्ज के साथ, तो उसकी वजह से क्या होता है? कोएगुलेशन होता है, और यही कोएगुलेशन जो है सबसे बड़ा कारण है कोलॉइड के डिस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो आओ ऑप्शन में चेक करते हैं बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CMC द सरफेक्ट मॉलिक्यूल्स, CMC की वजह से जो सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर क्या ही फ़र्क पड़ना है? तो बताओ, एसोसिएट होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, या फिर कंप्लीटली सॉल्यूबल होंगे? तो एक चीज़ बताओ मुझे, हम अगर सोप कंसंट्रेशन की बात करें जिसमें हम माइसेल्स की बात कर रहे हैं स्पेशली, अब माइसेल की शेप अगर पूछ ली जाए तो क्या बताओगे? स्फेरिकल कोलॉइड मॉलिक्यूल्स हैं। शेप पूछी जाए स्फेरिकल, ठीक है। साथ साथ पहले तो ये अपीयर होते हैं, जिसको आपने कहा था CMC। तो इस कंडीशन को चेक करोगे तो जो सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से डिसोसिएट नहीं, एसोसिएट होना शुरू करते हैं। तो देखो, कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ CMC की प्रॉपर्टी पूछी है, तो CMC की प्रॉपर्टी में आप बताओगे कि ये बिल्कुल यहाँ पर बाइंडिंग कैपेसिटी दिखाते हैं, दैट मीन्स एसोसिएट करते हैं, और एसोसिएट करते हैं तो क्या बनते हैं? माइसेल्स। और इनकी शेप पूछ ले तो स्फेरिकल। ये लो, खत्म कर दोगे, बस इतनी सी बात थी। ऑप्शन में चेक कर लो, हो गया ख़त्म। तो देखो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट भी हो जाता है वाइंड अप। आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से चेक किए हैं। सरफेस केमिस्ट्री पूरा की पूरा थोड़ा सा थियोरेटिकल एस्पेक्ट ही है, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। ठीक है, तो फिर से मैं आपसे कहूँगी एक बार सारे हैंड नोट्स रिवाइज़ करो। पूरा सेशन जहाँ पर कमी रह रही है वहाँ पर खुद से बनाओ नोट्स और अपने की पॉइंट्स को लिख डालो। अब अपन लेते हैं आपसे विदा। अपन ने सारी फिजिकल को अच्छे से कर लिया है कवर। होपफुली हम लोग मिलेंगे किसी नए पार्ट के साथ, आपके साथ कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए, तब तक थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।